हेलो फ्रेंड्स, वी आर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेंस सीजीपीएससी की तैयारी के पेपर 7 जीएस 5 में आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ जिसे आप कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने यूएन पढ़ा था, संयुक्त राष्ट्र के बारे में जाना था और उसकी जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है उनको हम अब एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है डील करता है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से, ठीक है, वित्तीय स्थिरता की बात ये करता है। अगर आपको बहुत शॉर्ट में लिखने आएगा तो आप इस एक लाइन को वहां, इस एक वर्ड को वहां यूज कर सकते हैं, विच टॉक्स अबाउट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आईएमएफ है क्या। तो आईएमएफ जो है वह 27 दिसंबर 1945 को अस्तित्व में आया। अब इसके अस्तित्व में आने का कारण क्या था? तो इसके अस्तित्व में आने का कारण ये था कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है, जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है, उसमें जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाली कोई संस्था का अभाव देखा गया था। मान लीजिए कि कोई कंट्री है एक्स, उस पर बहुत ज़्यादा उधार हो जाता है, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट आ जाता है, तो उसे कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंड देने के लिए ऐसी कोई भी संस्था उपस्थित नहीं थी। तो इससे क्या किया गया, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई और ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में एक विचार लिया गया या एक अवधारणा की गई कि एक हम ऐसे संस्थान का गठन करेंगे जो कि फंडिंग प्रोवाइड करे। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसीलिए इसका नाम है क्योंकि ये क्या करता है, फंड प्रोवाइड कराता है। बहुत ही बेसिक से मैं चीज बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है ना, यूएस की राजधानी जिसे आप कहते हैं, यूएसए की। और जो अभी वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है क्रिस्टेलिना, डॉक्टर क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, जो है बुल्गारिया की। पहले इसके थी क्रिस्टीन लेगार्ड, अब ये रशियन बैंक के हेड हो गई हैं, तो इन्होंने रिजाइन दिया था और अब जो है वो डॉक्टर क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा बन गई हैं। 190, ये 18 नहीं है, ये 190 है, 190 देश इसके मेंबर हैं। अंतिम जो देश अंडोरा, ये 16 अक्टूबर 2020 को ज्वाइन किया और पहले 189 थे और अब जो है वो 190 सदस्य देश इसके हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका शुरुआत कर सकते हैं। देन हम अगर बात करें तो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, क्यों इसे बनाया गया, इसके गठन का उद्देश्य हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोऑपरेशन के लिए, ठीक है, सहायता के लिए बनाया इसे गया है, सबसे पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य था कि एक्सचेंज रेट, जो कि विनिमय दर है, उसको स्थिरता, उसमें स्थिरता लाने के लिए इसे बनाया गया। किसी देश को बहुत ज्यादा अस्थिर अगर उसकी इकोनॉमी हो रही है तो उसमें एक स्थिरता लाने के लिए इसका गठन किया गया है। देन तीसरी हम बात करें कि इंटरनेशनल जो ट्रेड है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, उसमें एक समन्वय, एक स्थिरता, बैलेंस लाने की बात भी ये करता है, इसका उद्देश्य ये भी है। फिर और एक उद्देश्य है टू एलिमिनेट एक्सचेंज रेट कंट्रोल, जो विनिमय दर है, ठीक है, विनिमय दर में एक कंट्रोल भी यह स्थापित कराता है। फिर हम बात करें तो मल्टीलैटरल ट्रेड एंड पेमेंट्स, जो एक देश या बहुदेशीय जो ट्रेड है, व्यापार है और जो भुगतान है उसको ये देखता है, उस पर कंट्रोल करता है, ठीक है, और उसको भी कहीं ना कहीं ये रेगुलेट करता है। देन लास्ट अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक असिस्टेंट, आर्थिक सहायता देना इनको, मेंबर कंट्रीज को, जो इनके सदस्य हैं, ताकि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इम्बैलेंस से हट जाए, मतलब भुगतान संतुलन उनका बना रहे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बने रहिए वीडियो में, मैं आपको आगे इसकी जानकारी दूंगा। उसके पहले हम बात करते हैं आईएमएफ के स्ट्रक्चर की। तो यदि हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर आपको दिखेगा कि एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ गवर्नर कौन होते हैं? तो सारे जो सदस्य देश हैं, अब ये 189 की जगह फिर से मैं यहाँ 190 लिखूंगा, यहां आप चेक कर सकते हैं, ये 189 पुराना डेटा था, 190 अंडोरा के बाद ये मेंबर बढ़ गए हैं, ठीक है, हट तो नहीं गए। और ये 190 देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये इस बोर्ड ऑफ गवर्नर में सदस्य होते हैं, ठीक। और बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का गठन करता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है और एक होता है इसमें डेवलपमेंट कमिटी, ठीक है, डेवलपमेंट कमिटी। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 24 मेंबर होते हैं और डेवलपमेंट कमिटी में 25 मेंबर होते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 24 मेंबर और एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो हेड होता है उसे कहा जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर,
ठीक है, जो कि एक होगा, एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। ठीक, तो यहां तक हमने बात की कि आईएमएफ के स्ट्रक्चर की। यदि आपको क्वेश्चन आएगा तो आप ये फ्लो चार्ट के द्वारा इसे समझा सकते हैं। अब मैं बात करूं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। जैसा आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मान लीजिए कि ये हम भारत की बात करें, आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांता दास, और हम एक यूएस की बात करें, यूएस में रहने वाले नागरिकों की। ठीक है, तो यदि भारत के कोई भी नागरिक, सपोज सलमान खान है या फिर ये जैकलीन है, ये इंडिया में अभी रह रहे हैं, तो सलमान खान ने क्या किया, यहाँ से मतलब यूएस से कोई क्रेडिट उधार लिया। ठीक है, जब ये क्रेडिट उधार लेते हैं तो भारत के जो अकाउंट है उसमें +20 हो जाएगा, यहाँ से क्रेडिट जब ये लिए, और मान लीजिए कि और यहाँ यूएस में जो है वो डेबिट में चला जाएगा -20। ठीक है, पैसा यहाँ आया और यहाँ से पैसा बाहर गया, तो यहाँ हो जाएगा -20, यहाँ हो जाएगा +20। ऐसे ही मान लीजिए जैकलीन जी के द्वारा यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन किया गया और वहाँ यूएस पैसा जो है वो ट्रांसफर कराया गया या यहाँ दिया गया, तो भारत के अकाउंट में क्या हो जाएगा -10, और जबकि यूएस के अकाउंट में हो जाएगा +10। तो टोटल यदि हम बात करें तो आईएमएफ में जो रिपोर्ट जाएगी, या जो रिपोर्ट है, ये इनकी फोटो है, ये हमारी जो डायरेक्टर है उनकी फोटो, हेड है प्रेसिडेंट। तो यहाँ वर्ल्ड नेट क्रेडिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए +20 +10, ये हो गया $+30। लेकिन डेबिट साइड में अगर देखेंगे तो भी -10 एंड -20, टोटल क्या हो गया -30। मतलब अगर हम नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर बात करें तो वो हो जाएगा 0। इसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। अगर यहाँ 0 नहीं है तब क्या हो जाता है, उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहा जाएगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में संकट कहा जाएगा। ठीक, तो अगर वर्ल्ड का नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट 0 है तो फिर देयर इज स्टेबिलिटी, वहां स्थिरता उपस्थित है। अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि इसी से ही रिलेटेड है, SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। भाई आईएमएफ का गठन जो किया गया है वह किया गया है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का। ठीक है, अब वित्तीय सहायता ये कैसे प्रोवाइड करेगा, तो उसके लिए बनाया गया स्पेशल ड्राइंग राइट्स 1969 में। ठीक है, और 1969 में इसे आईएमएफ के द्वारा बनाया गया, और सदस्य देशों के लिए ये एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति, मतलब इंटरनेशनल रिजर्व एसेट के रूप में ये बनाया गया था। पहले आरंभिक दौर में जो इसकी जो वैल्यू थी, एसडीआर की वैल्यू थी, वो $1 थी। ठीक है, या इसे स्वर्ण मुद्रा में भी, ग्राम गोल्ड में भी डिफाइन किया गया था, जो $1 के बराबर था। लेकिन 1973 में क्या होता है कि जब ब्रेटन वुड्स सिस्टम की जो प्रणाली थी उसमें क्या हुआ, उसमें फेलियर आया। ठीक है, उसमें फेलियर आया, तो फिर 1974 में क्या किया गया, एक बास्केट ऑफ करेंसी डिफाइन की गई। बास्केट का मतलब होता है पिटारा। तो इस पिटारे में करेंसी जो डिफाइन की गई है उनके आधार पर ही एसडीआर का मापन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी करेंसी है, तो सबसे पहले है आपका $, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। फिर है इसमें पाउंड, ठीक है, फिर जापान का येन है इसमें, फिर इसमें है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, और अंतिम में इसमें जोड़ा गया रेनमिनबी। ठीक है, ये कहाँ की है, चाइना की है ये रेनमिनबी। तो ये आपको 5 यहाँ करेंसीज मिलेंगी। ये वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, इनका एक्सचेंज रेट बहुत हाई है। तो इसके आधार पर ही क्या होता है, वैल्यूएशन किया जाता है एसडीआर का। अब आसान शब्दों में हम अगर समझें कि एसडीआर है क्या, तो एसडीआर के लिए आप यदि जाएंगे तो सदस्य देश, जो भी इसके 190 सदस्य देश हैं, उनके द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, कुछ फंड इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, कुछ फंड यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। यदि इन देशों में से किसी भी देश को कुछ फंड की आवश्यकता होती है तो यहाँ से जो है एसडीआर के तहत उन्हें फंड उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो मेंबर कंट्री है वहाँ पर इनको जो फंड उपलब्ध कराया जाएगा वो इनके कंट्रीब्यूशन पे, ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं उनके आधार पर कराया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए वोटिंग जो है, वोटिंग राइट्स भी मेंबर कंट्रीज को मिलती हैं। और वोटिंग राइट्स यहाँ वन वोट की तरह नहीं है जैसा यूएन में था, यहाँ पर उनको परसेंटेज पर वोटिंग दिया जाता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के पास लगभग 16% का जो वोटिंग राइट्स है वो यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन वहाँ अधिक होता है। तो आप बात करें डेवलप्ड कंट्रीज की, विकसित देशों की, तो यहाँ पर उनके जो फंडिंग परसेंट है वो ज़्यादा है, डेवलपिंग नेशंस के कम है। और जहाँ तक ये एसडीआर कोटे की बात की जाए तो एसडीआर का जो कोटा है, यह अलॉटमेंट जो है वो ज़्यादा
से ज़्यादा किन्हें जरूरत पड़ती है? जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, जैसा हमारा भारत जो है वो डेवलपिंग नेशंस में है, विकासशील देशों में गिनती होती है। हालांकि हम विकसित देश में भी बढ़ रहे हैं, बट अभी भी हम विकासशील अर्थव्यवस्था पर ही हैं। तो यहाँ एसडीआर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स के तहत भारत को भी क्या होते हैं? फंड उपलब्ध कराए जाते हैं, किनके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये पूछा जाता है एग्जाम में। एसडीआर क्या है ये सब आपको जानना चाहिए। अब हम बात करें भारत की, तो भारत में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए जाते हैं आईएमएफ के। पहले सुबीर गोकर्ण थे, जब उनका स्थान अब सुरजीत भल्ला जी ने ले लिया है। तो आईएमएफ के भारत के एग्जीक्यूटिव जो है वो है सुरजीत भल्ला, ठीक है, जो बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका का भी नेतृत्व करते हैं। ठीक, फिर गीता गोपीनाथ जी का नाम आपको याद रखना है। ये चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर 2019 से आसीन है। यूएस, भारतीय मूल की यूएस नागरिक हैं। ठीक है, और इनका जो जो सुरजीत भल्ला जी हैं, जो हमारे भारत के एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका काम क्या क्या है? तो उनका काम है फाइनेंशियल, कंसल्टेटिव एंड सर्विलियंस। एक तो आर्थिक रूप से वहाँ पर विचार व्यक्त करना, देन वहाँ कंसल्टेटिव का भी काम वो करते हैं, और सर्विलियंस, निगरानी का भी काम उनके द्वारा किया जाता है। तो आईएमएफ में जो भारत की भूमिका है, या आईएमएफ को जो भारत के द्वारा क्या किया जाता है, बेनिफिट लिया जाता है, वह एज अ डेवलपिंग नेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्थिर रखना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस समय आईएमएफ का रोल भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि आईएमएफ जो है वह क्या है, किस तरह से वह काम करता है, और उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। अगर आपको 100 शब्दों में इस पर टिप्पणी लिखने आए तो आप आई थिंक लिख सकते हैं, जितना मैंने आपको बताया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, एक और एजेंसी की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।